इंतखाबी इस्लाहात का कानून मंजूर होने के बाद अपोजिशन ने शदीद एहतजाज करते हुए उसे अदालत में चैलेंज करने का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक इस कानून को अदालत में अपोजिशन की जानिब से चैलेंज नहीं किया जा सका है। मुत्तहिदा अपोजिशन इससे मुताल्लिक इख्तियारात अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को दे चुकी है। अब शहबाज शरीफ उसे अदालत में कब चैलेंज करते हैं ये तो ज़ाहिर आने वाला वक्त ही बताएगा। इंतखाबी इस्लाहात पर हुकूमत से नाराज़ मुत्तहिदा अपोजिशन ने हुकूमत की जानिब से बुलाए गए पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी की इन कैमरा ब्रीफिंग के बाइकआउट का फैसला किया है। अपोजिशन की जानिब से जारी एलामिये में यह कहा गया है कि 6 दिसंबर 2021 को हुकूमत की जानिब से पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी में इन कैमरा ब्रीफिंग देने से मुताल्लिक आगाह किया गया था और मुत्तहिदा अपोजिशन में शामिल तमाम जमातें आइन, कानून, कौमी सलामती, अवामी अहमियत के हामिल तमाम उमूर पर हमेशा ही नहायत जिम्मेदाराना और संजीदा कौमी तर्ज अमल का मुजाहरा कर चुकी हैं और यही वजह है कि कायदे ऐवान की अदम मौजूदगी और अहम कौमी और अवामी मामलात से कतई लाताल्लुकी के बावजूद अपोजिशन जमातों ने कौमी सलामती और अहम कौमी मामलात पर बुलाई जाने वाली ब्रीफिंग्स और इजलासों में न सिर्फ भरपूर शिरकत की है बल्कि मुत्तहिदा अपोजिशन के कायदीन और पार्लिमानी लीडर्स ने अपनी अपनी तजावीज़ भी दी हैं। लेकिन पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अहम बिल्स को बिल्डोज करने के हुकूमती रवैये और अहम आइनी, कानूनी, कौमी और सलामती से मुतालिक उमूर पर मुसलसल आमराना तर्ज अमल की बिना पर यह फैसला किया गया है कि इस इन कैमरा ब्रीफिंग का बाइकआउट किया जाएगा। इसके साथ साथ हुकूमत के दरमियान कई मामलात पर डेडलॉक है। 33 बिल्स पास करवाए गए थे जिसमें से अक्सर को चैलेंज करने की जानिब बात की गई थी अपोजिशन की जानिब से, अभी तक वो भी चैलेंज नहीं हुए हैं। उसमें क्या ताख़ीर है, क्यों अपोजिशन देर कर रही है, इसी पर गुफ्तगू करते हैं। नैयर हुसैन बुखारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। तो बुखारी साहब, ये इन कैमरा ब्रीफिंग का बाइकआउट अपोजिशन ने क्यों किया है, इसकी क्या बुनियादी वजूहात है? शुक्रिया। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अपोजिशन की जमातें कौमी सलामती के अमूर को अहमियत देती हैं और हमेशा जाती रही हैं। अगर कोई अहमियत नहीं देता तो वो सो कॉल्ड चीफ एग्जीक्यूटिव जो है इस मुल्क का, वो इसको अहमियत नहीं देता। जो सारे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस इंजॉय करता है, जो इख्तियारात इस्तेमाल करने की कोशिश भी करता है, लेकिन यह इख्तियार इस्तेमाल भी करता है, लेकिन कौमी सलामती के इश्यूज़ पे अगर उन कमेटीज़ की मीटिंग में वो नहीं जाता तो मीनिंग देयर बैक वो चीफ़ एग्जीक्यूटिव नहीं है, वो फिर इसीलिए वो कठपुतली है। उसके स्ट्रेंग्स किसी और के पास हैं, उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। और हम समझते हैं कि बेसिक ज़िम्मेदारी हुकूमत वक्त की होती है कौमी इश्यूज़ पे। अगर हुकूमत वक्त उन इश्यूज़ पे अपना मौक़िफ़ सामने लेके नहीं आती, उनकी टीम का लीडर सामने नहीं आता, तो फिर उसके अलावा हम बैठ के किससे बात करें और क्या बात करें और क्या डिसाइड करें जिसकी इम्प्लीमेंटेशन की कौन यकीनदानी कराएगा। इसलिए जो पास कंडक्ट है इस गवर्नमेंट का और इस गवर्नमेंट के चीफ एग्जीक्यूटिव का, सो कॉल्ड चीफ एग्जीक्यूटिव का, ऐसी सूरत हाल में मैं समझता हूँ अपोजिशन ने दुरुस्त फैसला किया कि किसी ऐसी मीटिंग में न जाया जाए जहाँ पे जो सो कॉल्ड चीफ एग्जीक्यूटिव अपनी जिम्मेदारी का एहसास न करे, अपनी जिम्मेदारी महसूस न करे। और बुखारी साहब, ये पास्ट को देखते हुए आपने ज़ाहिर हाल का फैसला किया है, तो ये मुस्तकबिल का भी यही फैसला समझा जाए कि जिस मीटिंग में भी इस तरह की अहम मीटिंग्स में अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब नहीं होंगे तो वहाँ अपोजिशन बाइकआउट करेगी, फिर वहाँ अपोजिशन लीडर भी नहीं होंगे, दीगर अपोजिशन जमातें भी नहीं होंगी। ये मुत्तफ़िका फैसला अपोजिशन का। कभी आपने पूछा चीफ एग्जीक्यूटिव से कि क्यों नहीं इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग में वो जाते? सर, उनके पास कहाँ वक्त है? जितने भी मीडिया उनके पास वक्त कहाँ है लोग हैं टीवी इंटरव्यूज देने का? प्राइम मिनिस्टर से पूछा बड़े आपको कौमी अहमियत की मीटिंग में आप क्यों नहीं जाते? उसका कोई जवाब नहीं जाता। हम तो जाना चाहते हैं और हमारा अपोजिशन का ट्रैक रिकॉर्ड है कि हमेशा कौमी इश्यूज पे जाके यहाँ पे मीटिंग्स होती नहीं, पार्टिसिपेट करती नहीं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेकिन अगर कोई शख्स इस मुल्क में जो पार्लियामान का मेंबर बनता है और लीडर ऑफ हाउस बनता है, वो उन मीटिंग में शरीक ना हो तो फिर आप क्या कहेंगे उसके बारे में? आपकी क्या सोच होगी, आपका नुक्ता नज़र क्या होगा, आपका नुक्ता निगाह क्या होगा उस शख्स के बारे में? तो हम समझते हैं कि ये गैर जिम्मेदाराना रवैया रहा इस गवर्नमेंट का और इस गवर्नमेंट की लीडर का, इसके टीम के कप्तान का। तो ये गैर जिम्मेदाराना रवैया है जिसको मैं समझता हूँ कि अपोजिशन को कतन बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। सही, चलें, अपोजिशन का हक है कि वो फैसला करे। अपोजिशन ने बाइकआउट का फैसला किया। बुखारी साहब, ये 11 नवंबर को ये जो 33 बिल्स अप्रूव हुए थे, इंतखाबी इस्लाहात से मुतालिक बिल, खासतौर पर EVM से मुतालिक जो चीज़ अप्रूव हुई, उस पर बहुत शदीद एहतजाज उस दिन भी अपोजिशन की तरफ से आया था, उसको अदालत में चैलेंज करना था। ये इसमें ताख़ीर क्यों हो रही है इस मामले में?
हुकूमत और इलेक्शन कमीशन तो आप देखें इस पर पेशरफ्त कर रहे हैं। फंड्स रोकने की बात हुकूमत ने 2 रोज़ पहले की, लेकिन आज आमादगी जाहिर कर दी। और अब ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है कि हमें प्रोक्योरमेंट करनी है, उसके लिए हमें वेयर हाउस के लिए जगह चाहिए, फंड्स चाहिए। तो इस मामले में पेशरफ्त हो रही है, लेकिन अपोजिशन कहीं पीछे ना रह जाए इस मामले में फिर कहीं। बात पीछे रहने की नहीं है। ये जमात जो है ना, इनका लीडर यू टर्न लेने का बादशाह है, और उसके जो टीम के मेंबर हैं वो भी यू टर्न लेने का बादशाह है। इनको मैं कहता हूँ सेनेटी शुड प्रिवेल। पार्लियामान का मेंबर होना और कैबिनेट का मेंबर होना एक बड़ी अहमियत की बात है। एक मोतबर ऑफिस होता है, और आप अदारों से इस किस्म की गुफ्तगू करेंगे तो फिर अदारे जो है ना वो उसमें पेशरफ्त नहीं हो सकी, मामलात को आप इनकरेज नहीं करेंगे, बल्कि आप अदारों को डिस्करेज कर रहे हैं। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस तमाम अदारों के लिए भी हैं और पार्लियामान के भी हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जिस इशू पे प्री पोल ऑब्जेक्शंस आ जाएं, उन इलेक्शंस के रिज़ल्ट्स को कौन तस्लीम करेगा। और अगर आप मुल्की सतह पे देखें तो अगर कोई 25% या 30% वोट लेके गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करेगा तो 70% पॉपुलेशन और वोटर जो है जिस सिस्टम के ख़िलाफ़ होंगे, जिस रिज़ल्ट के ख़िलाफ़ होंगे, तो उससे कि आप क्या कॉन्सिक्वेंसेस अखज़ कर सकते हैं, और क्या ये स्टेबिलिटी की तरफ हमारा कदम होगा या मुल्क को हम डिस्टेबलाइज करने जा रहे हैं। लेकिन बुग़ैज़ साहब क्या समझते हैं आपके 1-2 पायलट प्रोजेक्ट्स अगर आने वाले किसी बाई इलेक्शन में या पंजाब के लोकल बॉडीज़ इलेक्शन में अगर इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अपनाया जाए और चंद हलकों में इसका एक ट्रायल कर लिया जाए, तो कुछ एतराज़ात आप लोग के दूर हो सकते हैं, या उसके बाद भी फिर आपके लिए नाकाबिल कबूल ही होगी? आप बड़े समझदार आदमी हैं। असल बात उस ईवीएम मशीन की नहीं है, असल बात है उस मशीन को ऑपरेट कौन करेगा, उसके लोगों का ट्रस्ट है कि नहीं है। और दुनिया में जहाँ ईवीएम मशीनें हैं, बहुत सारे मुल्कों ने उसको डिस्कार्ड कर दिया, और इसलिए हम समझते हैं कि आरटीएस इनका फेलियर था, और आरटीएस का फेलियर का मकसद था किसी एक को एडवांटेज देना और किसी दूसरे के लिए डिसएडवांटेज। तो हम समझते हैं कि ये ईवीएम का सिस्टम दुनिया में 191 मुल्कों में 20 ने इस सिस्टम को अडॉप्ट किया, जिसमें से 6 गिव अप कर चुके हैं। जर्मनी गिव अप कर चुका है, बहुत सारे और मुल्क गिव अप कर चुके हैं। अगर ये इतना ही बेहतर होता तो सारी दुनिया में ईवीएम क्यों ना इस्तेमाल होती, जहाँ जहाँ इलेक्शन होते हैं। ये मेरा गवर्नमेंट से सवाल है, ज़रा रिकॉर्ड देख लें दुनिया में कौन कौन से मुल्कों में ईवीएम इस्तेमाल हो रहा है, और कौन कौन से मुल्क जो है वो सेटिस्फाइड हैं और कौन से डिससेटिस्फाइड हो गए हैं, और वो वापस अपने उसी पुराने सिस्टम पे चले गए। लेकिन बुग़ैज़ साहब यहाँ तो ज़ाहिर है ये पार्लियामेंट से तो अब ये पास हो गया ये बिल, अब ज़ाहिर है हुकूमत तो पूरा जोर लगा रही है कि इसी के तहत अगले इलेक्शंस हों। इलेक्शन कमीशन अगर इसी के तहत इलेक्शन करवाता है, ज़ाहिर है वो आप लोगों के लिए काबिल कबूल नहीं है। फिर आप लोग को जो इसमें अदालत में चैलेंज करना था वो बात कहाँ पीछे रह गई है कि पस मंज़र में वो चला गया, या तैयारी कर रहे हैं, लीगल टीम आप लोग की इसको देख रही है, हिकमत अमली अब इसके खिलाफ आप लोग की है क्या, इसको रोकेंगे कैसे? नहीं, बात पस मंज़र की नहीं है अभी, नहीं ये पस मंज़र में नहीं चला गया। इस पर चेयरमैन ने अभी जब हमारा एनिवर्सरी का जो फंक्शन पेशावर में चेयरमैन ने कहा कि हमारे लॉयर्स के साथ कंसल्टेशन है, और हम चाहते हैं कि अपोजिशन की दीगर जमातें भी लीडर ऑफ अपोजिशन इनिशिएटिव लेके इस पर कंसल्टेशन करें, उसके सारे प्रॉस कॉन्स देखें। लेकिन एक बात आप जहन में रखें कि जो इंतखाबात से कबल ही जिस इंतखाबात पे अगर ऑब्जेक्शन आ जाए, उनके नताइज को कौन तस्लीम करेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।